Rich Dad Poor Dad Chapter 3 by Robert T. Kiyosaki. Chapter 3 अपने काम से काम रखो। अमीर लोग अपनी संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपनी आय स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक को ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एमबीए कक्षा में बोलने के लिए कहा गया था। मेरा एक दोस्त उस एमबीए कक्षा में छात्र था। एक शक्तिशाली और प्रेरक भाषण के बाद कक्षा समाप्त हो गई और छात्रों ने रे से पूछा कि क्या वो उनके साथ कुछ बियर पीने के लिए उनके पसंदीदा हैंगआउट में शामिल होंगे। रे ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। मैं किस काम में हूँ? रे ने पूछा जब समूह ने अपनी सारी बियर अपने हाथ में ले ली। हर कोई हंसा। मेरे दोस्त ने कहा। अधिकांश एमबीए छात्रों ने सोचा कि रे बस मजाक कर रहा है। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने फिर से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं किस काम में हूँ? छात्र फिर से हंसे और अंत में एक बहादुर आत्मा ने चिल्लाकर कहा, रे, दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप हैमबर्गर व्यवसाय में हैं? रे ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि आप यही कहेंगे। उन्होंने कुछ देर रुककर जल्दी से कहा, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के व्यवसाय में नहीं हूँ। मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहानी में बताया, रे ने अपना दृष्टिकोण समझाने में काफी समय बिताया। अपनी व्यावसायिक योजना में रे को पता था कि प्राथमिक व्यावसायिक फोकस हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन जिस चीज को उन्होंने कभी नजरअंदाज नहीं किया वो थी प्रत्येक फ्रेंचाइजी का स्थान। वो जानता था कि भूमि और उसका स्थान प्रत्येक फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। मूल रूप से जिस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी खरीदी थी वो रे क्रॉक के संगठन के लिए फ्रेंचाइजी के तहत अचल संपत्ति भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में अचल संपत्ति का सबसे बड़ा एकल मालिक है, जो कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा का मालिक है। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका और दुनिया भर में कुछ सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के कोनों का मालिक है। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक मानता है। आज वो कार वॉश का मालिक है, लेकिन उसका व्यवसाय उन कार वॉश के नीचे की अचल संपत्ति है। पिछले अध्याय में आरेख प्रस्तुत किए गए थे जो दर्शाते हैं कि अधिकांश लोग अपने अलावा सभी के लिए काम करते हैं। वे पहले कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर करों के माध्यम से सरकार के लिए और अंत में उस बैंक के लिए जो उनके बंधक का मालिक है। जब मैं छोटा था, हमारे पास कोई मैकडॉनल्ड नहीं था। फिर भी मेरे अमीर पिता ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने टेक्सास विश्वविद्यालय में बताया था। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। वो रहस्य है, अपना काम खुद करो। वित्तीय संघर्ष अक्सर सीधे तौर पर लोगों द्वारा किसी और के लिए अपना पूरा जीवन काम करने का परिणाम होता है। बहुत से लोगों के पास अपने काम के दिनों के अंत में अपने प्रयासों के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज के युवाओं को शैक्षणिक कौशल विकसित करके अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। उनका जीवन उनके वेतन या, जैसा कि पहले वर्णित है, उनकी आय कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। कई लोग इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइया, पुलिस अधिकारी, कलाकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे की पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर कौशल उन्हें कार्यबल में प्रवेश करने और पैसे के लिए काम करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आपके पेशे और आपके व्यवसाय के बीच एक बड़ा अंतर है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका व्यवसाय क्या है? और वे कहेंगे, ओह, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और वे आमतौर पर जवाब देते हैं, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। उस स्थिति में वे अपने पेशे को अपने व्यवसाय के साथ भ्रमित कर लेते हैं। उनका पेशा बैंकर हो सकता है, लेकिन उन्हें अभी भी अपना खुद का व्यवसाय चाहिए। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप अक्सर वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। इसलिए यदि आप खाना पकाने का अध्ययन करते हैं तो आप एक शेफ बन जाते हैं। यदि आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप एक वकील बन जाते हैं, और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको एक मैकेनिक बनाता है। आप जो पढ़ते हैं वो बनने में गलती यह है कि बहुत से लोग अपना खुद का व्यवसाय करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी और के व्यवसाय में बिताते हैं और उसे अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए एक व्यक्ति को अपना खुद का व्यवसाय करने की आवश्यकता होती है। आपका व्यवसाय आपकी संपत्ति कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है, न कि आपकी आय कॉलम के इर्द गिर्द। जैसा कि पहले कहा गया है, नंबर 1 नियम एक परिसंपत्ति और देयता के बीच अंतर जानना और संपत्ति खरीदना है।
अमीर लोग अपनी संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी आय स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की आवश्यकता है। काश मुझे पदोन्नति मिल जाती। मैं और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्कूल वापस जा रहा हूं ताकि मुझे एक बेहतर नौकरी मिल सके। मैं ओवरटाइम काम करने जा रहा हूं। शायद मैं दूसरी नौकरी पा सकता हूं। कुछ हलकों में ये समझदारी भरे विचार हैं, लेकिन आप अभी भी अपने काम से मतलब नहीं रखते। ये सभी विचार अभी भी आय कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को तभी अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित बनने में मदद करेंगे जब अतिरिक्त धन का उपयोग आय उत्पादक संपत्ति खरीदने के लिए किया जाए। वित्तीय संघर्ष अक्सर लोगों द्वारा अपना सारा जीवन किसी और के लिए काम करने का परिणाम होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग वित्तीय रूप से रूढ़िवादी हैं, जिसका अर्थ है मैं जोखिम नहीं उठा सकता। इसका मुख्य कारण ये है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी से चिपके रहना पड़ता है और सुरक्षित तरीके से खेलना पड़ता है। जब आकार घटाना चलन में आ गया तो लाखों कर्मचारियों को पता चला कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति, उनका घर, उन्हें जिंदा खा रहा था। उनकी संपत्ति उन्हें हर महीने पैसे खर्च करवा रही थी। उनकी कार, एक और संपत्ति, उन्हें जिंदा खा रही थी। गराज में रखे गोल्फ क्लब जिनकी कीमत $1000 थी, अब $1000 के लायक नहीं थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें जो संपत्ति लगती थी वो वित्तीय संकट के समय में उन्हें जीवित रहने में मदद नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश ने घर या कार खरीदने के लिए क्रेडिट आवेदन भरा होगा। नेटवर्थ अनुभाग को देखना हमेशा दिलचस्प होता है क्योंकि स्वीकृत बैंकिंग और लेखा पद्धतियां किसी व्यक्ति को संपत्ति के रूप में क्या गिनने की अनुमति देती हैं। एक दिन जब मुझे लोन चाहिए था तो मेरी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने अपनी संपत्ति कॉलम में संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब, अपना कला संग्रह, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी सूट, कलाई घड़ियां, जूते और अन्य व्यक्तिगत प्रभाव जोड़े। लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक निवेश अचल संपत्ति थी। ऋण समिति को ये पसंद नहीं आया कि मैं किराए से इतना पैसा कमाता हूँ। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास वेतन के साथ सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब या कला संग्रह पर सवाल नहीं उठाया। जब आप मानक प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं तो जीवन कभी कभी कठिन होता है। मैं हर बार किसी को ये कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन या $100,000 या कुछ भी है, तो मैं सिहर उठता हूँ। कुल संपत्ति सटीक नहीं होने का एक मुख्य कारण ये है कि जिस क्षण आप अपनी संपत्ति बेचना शुरू करते हैं, आपको किसी भी लाभ के लिए कर देना पड़ता है। बहुत से लोग आय की कमी होने पर खुद को गहरी वित्तीय परेशानी में डाल लेते हैं। नकदी जुटाने के लिए वे अपनी संपत्ति बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति आमतौर पर उनकी व्यक्तिगत बैलेंस शीट पर सूचीबद्ध मूल्य के केवल एक अंश पर बेची जा सकती है। या यदि संपत्ति की बिक्री पर कोई लाभ होता है तो उस लाभ पर कर लगाया जाता है। तो फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है। इस प्रकार उन्हें ऋण से बाहर निकालने में मदद करने के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी की कुल संपत्ति अक्सर उससे कम मूल्य की होती है जितना वे सोचते हैं। अपने काम से काम रखना शुरू करें। अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन वास्तविक संपत्ति खरीदना शुरू करें, न कि देनदारियां या व्यक्तिगत सामान जिनका घर पहुंचने के बाद कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। एक नई कार की कीमत में लगभग 25% की कमी तब होती है जब आप उसे लॉट से बाहर निकालते हैं। यह एक वास्तविक संपत्ति नहीं है, भले ही आपका बैंकर आपको इसे एक संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देता हो। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर उस समय $150 का हो गया जब मैंने उसे खरीदा था। खर्च कम रखें, देनदारियां कम करें और मेहनत से ठोस संपत्ति का आधार बनाएं। युवा लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक घर नहीं छोड़ा है, माता पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन्हें संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर सिखाएं। उन्हें घर छोड़ने, शादी करने, घर खरीदने, बच्चे पैदा करने और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में फंसने, नौकरी से चिपके रहने और सब कुछ उधार पर खरीदने से पहले एक ठोस संपत्ति कॉलम बनाना शुरू करने दें। मैं ऐसे बहुत से युवा जोड़ों को देखता हूं जो शादी करके खुद को ऐसी जीवनशैली में फंसा लेते हैं जो उन्हें अपने कामकाजी वर्षों के अधिकांश समय में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देती।
बहुत से लोगों के लिए जैसे ही आखिरी बच्चा घर छोड़ता है, माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे कुछ पैसे बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने माता पिता बीमार हो जाते हैं और वे खुद को नई जिम्मेदारियों के साथ पाते हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्ति खरीदने का सुझाव दे रहा हूँ? मेरी दुनिया में वास्तविक संपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं। ऐसे व्यवसाय जिनमें मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका मालिक हूँ, लेकिन उनका प्रबंधन या संचालन अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। अगर मुझे वहां काम करना है तो यह व्यवसाय नहीं है, यह मेरा काम बन जाता है। स्टॉक, बॉन्ड, आय उत्पादक अचल संपत्ति, नोट्स, IOUs, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, स्क्रिप्ट और पेटेंट से रॉयल्टी, कोई भी अन्य चीज जिसका मूल्य है, आय उत्पन्न करती है या बढ़ती है और जिसके लिए तैयार बाजार है। एक युवा लड़के के रूप में मेरे शिक्षित पिता ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मेरे अमीर पिता ने मुझे ऐसी संपत्तियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जो मुझे पसंद थीं। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे। मैं रियल एस्टेट इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे इमारतें और जमीन पसंद है। मुझे उनके लिए खरीदारी करना पसंद है और मैं उन्हें पूरे दिन देख सकता हूं। जब समस्याएं आती हैं तो समस्याएं इतनी बुरी नहीं होती कि वे रियल एस्टेट के लिए मेरे प्यार को बदल दें। जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के शेयर भी पसंद है, खासकर स्टार्टअप, क्योंकि मैं एक उद्यमी हूं, कॉर्पोरेट व्यक्ति नहीं। अपने शुरुआती वर्षों में मैंने बड़े संगठनों में काम किया, जैसे कि कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल, US, मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स कॉर्प। मैंने उन संगठनों के साथ अपना समय बिताया और मुझे अच्छी यादें हैं, लेकिन मैं गहराई से जानता हूं कि मैं कंपनी का आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूं। कभी कभी मैं कंपनी शुरू भी करता हूं और उसे सार्वजनिक भी करता हूं। नए स्टॉक इश्यू में किस्मत बनती है और मुझे ये खेल पसंद है। बहुत से लोग छोटी कैप कंपनियों से डरते हैं और उन्हें जोखिम भरा कहते हैं, और ऐसा होता भी है। लेकिन अगर आपको निवेश पसंद है, उसे समझते हैं और खेल को जानते हैं तो ये जोखिम कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के साथ मेरी निवेश रणनीति 1 साल में स्टॉक से बाहर निकलने की है। दूसरी ओर, मेरी रियल एस्टेट रणनीति छोटी शुरुआत करना और बड़ी संपत्तियों के लिए व्यापार करना है और इसलिए लाभ पर करों का भुगतान करने में देरी करना है। इससे मूल्य में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। मैं आमतौर पर 7 साल से कम समय तक रियल एस्टेट रखता हूं। अपना काम खुद करना शुरू करें। अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन देनदारियां नहीं, बल्कि वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें। कई सालों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स के साथ था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर पिताजी ने सुझाया था। मैंने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन मैं अभी भी अपने काम से मतलब रखता था। मैं अपने एसेट कॉलम में रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक का व्यापार करता था। अमीर पिताजी हमेशा वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते थे। मैं जितना बेहतर अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझूंगा, मैं निवेश का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने और बनाने में उतना ही बेहतर होऊंगा। मैं किसी को भी कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जब तक कि वे वास्तव में ऐसा करना न चाहें। कंपनी चलाने के बारे में जो मैं जानता हूं, उसे जानते हुए मैं किसी को भी यह काम नहीं करने देना चाहूंगा। ऐसे समय होते हैं जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता और कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान लगता है। लेकिन सफलता के आसार कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में विफल हो जाती हैं। जो कंपनियां पहले 5 साल तक टिकी रहती हैं, उनमें से हर 10 में से 9 अंततः विफल हो जाती हैं। इसलिए केवल तभी मैं इसकी अनुशंसा करता हूं जब आप वास्तव में अपनी खुद की कंपनी के मालिक बनने की इच्छा रखते हों। अन्यथा अपना दैनिक काम जारी रखें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखो, तो मेरा मतलब है कि अपनी संपत्ति का कॉलम मजबूत बनाओ और उसे बनाए रखो। एक बार जब $1 इसमें चला जाता है, तो उसे कभी बाहर मत आने दो। इसे इस तरह से सोचो, एक बार जब $1 आपकी संपत्ति के कॉलम में चला जाता है, तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। अपनी नौकरी जारी रखो, एक मेहनती कर्मचारी बनो, लेकिन उस संपत्ति कॉलम को बनाते रहो।
जैसे जैसे आपका कैश फ्लो बढ़ता है, आप कुछ विलासिता में लिप्त हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें आखिरी में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग विलासिता की चीजें पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, गहने या नाव जैसी विलासिता की चीजें खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे क्रेडिट पर कर्ज में और भी डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग, जो लंबे समय से अमीर हैं, पहले अपनी संपत्ति कॉलम बनाते हैं। फिर संपत्ति कॉलम से होने वाली आय से उनकी विलासिता की चीजें खरीदी जाती हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपने खून पसीने और बच्चों की विरासत से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। एक सच्ची विलासिता एक वास्तविक संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। उदाहरण के लिए, जब मेरी पत्नी किम और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउस से अतिरिक्त पैसा आ रहा था, तो उसने बाहर जाकर अपनी मर्सिडीज खरीदी। इसमें उसकी ओर से कोई अतिरिक्त काम या जोखिम नहीं लिया गया क्योंकि अपार्टमेंट हाउस ने कार खरीदी थी। हालांकि उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो नहीं बढ़ गया और कार के भुगतान के लिए पर्याप्त अतिरिक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं होने लगा। लेकिन विलासिता, मर्सिडीज, एक सच्चा पुरस्कार थी क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वो जानती थी कि अपनी संपत्ति कॉलम को कैसे बढ़ाया जाए। अब वो कार उसके लिए एक और सुंदर कार से कहीं अधिक मायने रखती है। इसका मतलब है कि उसने इसे खरीदने के लिए अपनी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसके बजाय, अधिकांश लोग आवेग में बाहर जाते हैं और क्रेडिट पर एक नई कार या कोई अन्य लग्जरी खरीदते हैं। वे ऊब महसूस कर सकते हैं और बस एक नया खिलौना चाहते हैं। क्रेडिट पर लग्जरी खरीदना अक्सर एक व्यक्ति को अंततः उस विलासिता से नाराज कर देता है क्योंकि ऋण एक वित्तीय बोझ बन जाता है। जब आपने समय निकालकर अपना खुद का व्यवसाय बनाया और उसमें निवेश किया, तो अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हैं, वो रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से बहुत आगे रखता है। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 4 बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। लेसन 4, करों का इतिहास और निगम की शक्ति। मेरे अमीर पिता ने बहुत ही चतुराई से खेल खेला और उन्होंने ये काम निगमों के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है कि स्कूल में मुझे रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक ने सोचा कि यह एक रोमांटिक नायक की अद्भुत कहानी है जो अमीरों से लूटकर गरीबों को देता है। मेरे अमीर पिता रॉबिन हुड को नायक नहीं मानते थे। उन्होंने रॉबिन हुड को एक बदमाश कहा। रॉबिन हुड भले ही बहुत पहले चला गया हो, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जीवित हैं। मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ, अमीर लोग इसके लिए भुगतान क्यों नहीं करते? या अमीरों को अधिक कर देना चाहिए और इसे गरीबों को देना चाहिए। ये रॉबिन हुड की कल्पना है, या अमीरों से लेकर गरीबों को देने की, जिसने गरीबों और मध्यम वर्ग को सबसे अधिक पीड़ा दी है। मध्यम वर्ग पर इतना अधिक कर लगाने का कारण रॉबिन हुड का आदर्श है। वास्तविकता यह है कि अमीरों पर कर नहीं लगाया जाता है। यह मध्यम वर्ग है, विशेष रूप से शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग, जो गरीबों के लिए भुगतान करता है। फिर से, ये पूरी तरह से समझने के लिए कि चीजें कैसे होती हैं, हमें करों के इतिहास को देखने की आवश्यकता है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित पिता शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर पिता ने खुद को करों के इतिहास का विशेषज्ञ बना लिया। अमीर पिता ने माइक और मुझे समझाया कि मूल रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में कोई कर नहीं था। कभी कभी युद्धों के लिए भुगतान करने के लिए अस्थायी कर लगाए जाते थे। राजा या राष्ट्रपति इस बारे में लोगों को बताते थे और सभी से योगदान देने के लिए कहते थे। ब्रिटेन में 1799 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई के लिए और अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृहयुद्ध के लिए कर लगाए गए थे। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर आयकर को एक स्थायी कर बना दिया। 1913 में अमेरिकी संविधान में 16 संशोधन को अपनाने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आयकर स्थायी हो गया। एक समय में अमेरिकी कर विरोधी थे। ये चाय पर कर था जिसके कारण बोस्टन हार्बर में प्रसिद्ध चाय पार्टी हुई, एक ऐसी घटना जिसने क्रांतिकारी युद्ध को भड़काने में मदद की। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में नियमित आयकर के विचार को बेचने में लगभग 50 साल लग गए। ये ऐतिहासिक तिथियां ये बताने में विफल हैं कि ये दोनों कर शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे। यह वह बिंदु था जिसे अमीर पिता माइक और मुझे समझाना चाहते थे। उन्होंने समझाया कि करों के विचार को लोकप्रिय बनाया गया था
और बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया था। गरीबों और मध्यम वर्ग को ये बताकर कि कर केवल अमीरों को दंडित करने के लिए बनाए गए थे। इस तरह जनता ने कानून के लिए मतदान किया और यह संवैधानिक रूप से कानूनी हो गया। हालांकि इसका उद्देश्य अमीरों को दंडित करना था, लेकिन वास्तव में इसने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने इसके लिए मतदान किया था, गरीब और मध्यम वर्ग। एक बार जब सरकार को पैसे का स्वाद मिल गया तो उसकी भूख बढ़ गई। अमीर पिता ने कहा, तुम्हारे पिता और मैं बिल्कुल विपरीत हैं। वो एक सरकारी नौकरशाह हैं और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें वेतन मिलता है और हमारी सफलता विपरीत व्यवहारों पर मापी जाती है। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को काम पर रखने के लिए वेतन मिलता है। वो जितना अधिक खर्च करता है और जितने अधिक लोगों को काम पर रखता है, उसका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में एक बड़ा संगठन एक सम्मानित संगठन होता है। दूसरी ओर, मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को काम पर रखता हूं और जितना कम पैसा खर्च करता हूं, मेरे निवेशक उतना ही अधिक मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए मुझे सरकारी लोग पसंद नहीं हैं। उनके पास अधिकांश व्यवसायियों से अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे जैसे सरकार बढ़ती है, उसे समर्थन देने के लिए अधिक से अधिक कर डॉलर की आवश्यकता होती है। मेरे शिक्षित पिता ईमानदारी से मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एफ कैनेडी और विशेष रूप से पीस कॉर्प्स का विचार पसंद था। उन्हें यह विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने और मेरी मां ने पीस कॉर्प्स के लिए काम किया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने हमेशा अतिरिक्त अनुदान और बजट वृद्धि के लिए प्रयास किया ताकि वे शिक्षा विभाग और पीस कॉर्प्स में अपनी नौकरी में अधिक लोगों को काम पर रख सकें। जब मैं लगभग 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर पिता से सुनता था कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का एक समूह है, और अपने गरीब पिता से सुनता था कि कैसे अमीर लालची बदमाश हैं जिन्हें अधिक कर देना चाहिए। दोनों पक्षों के पास वैध तर्क थे। शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक के लिए काम करना और एक ऐसे पिता के पास घर आना जो एक प्रमुख सरकारी नेता था, मुश्किल था। ये जानना आसान नहीं था कि किस पिता पर विश्वास किया जाए। मेरे अमीर पिताजी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे। उन्होंने रॉबिन हुड को बदमाश कहा। फिर भी जब आप करों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य उभरता है। जैसा कि मैंने कहा, करों का पारित होना केवल इसलिए संभव था क्योंकि आम जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में विश्वास करती थी, अमीरों से लो और बाकी सभी को दो। समस्या ये थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी अधिक थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर कर लगाने की आवश्यकता थी, और वहां से यह नीचे की ओर जाता रहा। हालांकि अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वे एक ही नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं। अमीरों को निगमों के बारे में पता था, जो नौकायन जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हो गए थे। अमीरों ने प्रत्येक यात्रा की संपत्तियों तक अपने जोखिम को सीमित करने के लिए एक वाहन के रूप में निगम बनाया। अमीरों ने यात्रा को वित्तपोषित करने के लिए अपना पैसा निगम में लगाया। निगम तब खजाने की तलाश में नई दुनिया की यात्रा करने के लिए एक चालक दल को काम पर रखता था। यदि जहाज खो गया तो चालक दल के सदस्यों की जान चली गई, लेकिन अमीरों को होने वाला नुकसान केवल उस पैसे तक सीमित होगा जो उन्होंने उस विशेष यात्रा के लिए निवेश किया था। नीचे दिया गया आरेख दर्शाता है कि कॉर्पोरेट संरचना आपके व्यक्तिगत आय विवरण और बैलेंस शीट के बाहर कैसे बैठती है। ये कानूनी कॉर्पोरेट संरचना का ज्ञान है जो वास्तव में अमीरों को गरीबों और मध्यम वर्ग पर एक बड़ा लाभ देता है। मेरे दो पिताओं ने मुझे पढ़ाया, एक समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। मुझे जल्दी ही एहसास होने लगा कि पूंजीवादी दर्शन मेरे लिए अधिक वित्तीय समझ में आता है। मुझे ऐसा लगा कि समाजवादियों ने अंततः वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण खुद को दंडित किया। चाहे अमीरों से लेने वाली भीड़ कुछ भी लेकर आए, अमीरों ने हमेशा उन्हें मात देने का एक तरीका ढूंढ लिया। इस तरह से अंततः मध्यम वर्ग पर कर लगाए गए। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को केवल इसलिए मात दी क्योंकि वे पैसे की शक्ति को समझते थे, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को कैसे मात दी? एक बार जब अमीरों से ले लो कर पारित हो गया तो सरकारी खजाने में नकदी आने लगी। शुरू में लोग खुश थे। पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया गया। ये सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों और पेंशन के रूप में मिला, और यह अमीरों के पास सरकारी अनुबंध प्राप्त करने वाली उनकी फैक्ट्रियों के माध्यम से गया। सरकार को बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ, लेकिन समस्या उस धन के राजकोषीय प्रबंधन की थी। सरकार का आदर्श अतिरिक्त धन से बचना है।
यदि आप अपने आवंटित धन को खर्च करने में विफल रहते हैं, तो आप अगले बजट में इसे खोने का जोखिम उठाते हैं। निश्चित रूप से आपको कुशल होने के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर, व्यवसायी लोगों को अतिरिक्त धन होने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी दक्षता के लिए उनकी सराहना की जाती है। जैसे जैसे सरकारी खर्च बढ़ने का ये चक्र जारी रहा, धन की मांग बढ़ती गई और अमीरों पर कर के विचार को निम्न आय स्तरों को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया, उन लोगों तक जिन्होंने इसे वोट दिया, गरीब और मध्यम वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने अपने वित्तीय ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ बचने के लिए किया। वे वापस निगम की सुरक्षा में चले गए। लेकिन कई लोग जिन्होंने कभी निगम नहीं बनाया, वे नहीं जानते कि निगम वास्तव में कोई चीज नहीं है। निगम सिर्फ एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, जो किसी वकील के दफ्तर में रखा हुआ है और राज्य सरकार की एजेंसी के साथ पंजीकृत है। यह कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं है। निगम सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है जो बिना आत्मा के एक कानूनी निकाय बनाता है। इसका इस्तेमाल करके अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। ये लोकप्रिय था क्योंकि निगम की आयकर दर व्यक्तिगत आयकर दरों से कम होती है। इसके अलावा निगम द्वारा कुछ खर्चों का भुगतान कर पूर्व डॉलर से किया जा सकता था। अमीरों और गरीबों के बीच ये युद्ध सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। जब भी और जहां भी कानून बनते हैं, ये युद्ध चलता रहता है और यह हमेशा चलता रहेगा। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं, वे अज्ञानी होते हैं। वे जो हर दिन उठते हैं और लगन से काम पर जाते हैं और कर चुकाते हैं। अगर वे केवल ये समझ लें कि अमीर लोग कैसे खेलते हैं, तो वे भी खेल सकते हैं। तब वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे होंगे। यही कारण है कि जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल जाने की सलाह देते हुए सुनता हूं, तो मैं सिहर उठता हूं ताकि वे सुरक्षित नौकरी पा सकें। सुरक्षित नौकरी वाले कर्मचारी के पास वित्तीय योग्यता के बिना कोई विकल्प नहीं होता। आज औसत अमेरिकी केवल अपने करों का भुगतान करने के लिए सरकार के लिए 4 से 5 महीने काम करते हैं। मेरी राय में ये बहुत लंबा समय है। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक आप सरकार को देंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि अमीरों से छीनने का विचार उन्हीं लोगों पर उल्टा पड़ा जिन्होंने इसे वोट दिया था। जब भी लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं, अमीर लोग सिर्फ उसका पालन नहीं करते, वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और चीजों को बदलने का इरादा होता है। वे सिर्फ बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा कर नहीं देते। इसके बजाय वे अपने कर के बोझ को कम करने के तरीके खोजते हैं। वे स्मार्ट वकीलों और अकाउंटेंट को काम पर रखते हैं और राजनेताओं को कानून बदलने या कानूनी खामियां बनाने के लिए राजी करते हैं। वे बदलाव लाने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कर संहिता करों को कम करने के अन्य तरीकों की भी अनुमति देता है। इनमें से अधिकांश वाहन किसी के लिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये अमीर लोग ही पाते हैं क्योंकि वे अपने काम से मतलब रखते हैं। उदाहरण के लिए 1031 आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1031 के लिए शब्दजाल है जो विक्रेता को अचल संपत्ति के एक टुकड़े पर करों का भुगतान करने में देरी करने की अनुमति देता है, जिसे अचल संपत्ति के अधिक महंगे टुकड़े के बदले पूंजीगत लाभ के लिए बेचा जाता है। अचल संपत्ति एक निवेश वाहन है जिसमें बहुत अधिक कर लाभ होता है। जब तक आप मूल्य में वृद्धि करते रहेंगे, तब तक आपको लाभ पर कर नहीं देना होगा जब तक आप इसे बेच नहीं देते। जो लोग इन कानूनी कर बचत का लाभ नहीं उठाते हैं, वे अपनी संपत्ति कॉलम बनाने का एक शानदार अवसर खो रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के पास समान संसाधन नहीं है। वे वहीं बैठते हैं और सरकार की सुइयों को अपने हाथ में घुसने देते हैं और रक्तदान शुरू होने देते हैं। आज मैं लगातार उन लोगों की संख्या पर हैरान हूं जो अधिक कर देते हैं या कम कटौती लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके व्यवसाय बंद हो गए और नष्ट हो गए, और बाद में पता चला कि यह सरकार की ओर से एक गलती थी। मुझे ये सब पता है, लेकिन जनवरी से मई तक काम करने की कीमत उस धमकी के लिए चुकानी पड़ती है। मेरे गरीब पिता ने कभी जवाबी कार्रवाई नहीं की। मेरे अमीर पिता ने भी नहीं की। उन्होंने बस खेल को ज्यादा समझदारी से खेला, और उन्होंने इसे निगमों के जरिए किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको वो पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर पिता से सीखा था। मैं 9 साल का छोटा लड़का था और मुझे बैठकर इंतजार करना पड़ता था कि वे मुझसे बात करें या नहीं। मैं उनके दफ्तर में बैठकर इंतजार करता था कि वे मेरे पास आएं। वे जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहे थे।
वे चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति को पहचानूं और एक दिन अपने लिए भी उस शक्ति को पाने की इच्छा रखूं। जितने सालों तक मैंने उनसे अध्ययन किया और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ बहुत शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान के बिना दुनिया आपको इधर उधर धकेलती है। अमीर पिता लगातार माइक और मुझे याद दिलाते थे कि सबसे बड़ा बदमाश बॉस या सुपरवाइजर नहीं, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे अनुमति देंगे तो टैक्समैन हमेशा ज्यादा लेगा। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से काम करवाने का पहला सबक शक्ति के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। एक बार जब हमें पैसे की ताकत का ज्ञान हो गया तो वो चाहते थे कि हम वित्तीय रूप से समझदार बने और किसी को या किसी चीज को हमें धकेलने न दें। यदि आप अज्ञानी हैं तो धमकाया जाना आसान है। यदि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का मौका है। यही कारण है कि उन्होंने स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को इतना भुगतान किया। सरकार को भुगतान करने की तुलना में उन्हें भुगतान करना कम खर्चीला था। मेरे लिए उनका सबसे अच्छा सबक था, स्मार्ट बनो और तुम्हें इतना नहीं धकेला जाएगा। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक थे और क्योंकि कानून को ना जानना महंगा था। यदि आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप वापस लड़ने से डरते नहीं हैं, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मीरा मेन के बैंड का सामना कर रहे हों। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने हमेशा मुझे एक मजबूत निगम के साथ एक अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कॉर्पोरेट सीढ़ी पर अपने तरीके से काम करने के गुणों के बारे में बात की। वो यह नहीं समझ पाया कि केवल कॉर्पोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहने से मैं दूध देने के लिए तैयार एक विनम्र गाय बन जाऊंगा। जब मैंने अपने पिता की सलाह के बारे में अपने अमीर पिता को बताया तो वे केवल हंसे। उन्होंने बस इतना ही कहा, सीढ़ी क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। एक युवा लड़के के रूप में मैं यह नहीं समझ पाया कि अपने खुद के निगम के मालिक होने से अमीर पिता का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डराने वाला लगता था। हालांकि मैं इस विचार से उत्साहित था, लेकिन मेरी अनुभवहीनता ने मुझे इस संभावना की कल्पना नहीं करने दी कि बड़े लोग किसी दिन मेरी कंपनी के लिए काम करेंगे। मुद्दा ये है कि अगर मेरे अमीर पिता नहीं होते तो मैं शायद अपने शिक्षित पिता की सलाह का पालन करता। ये केवल मेरे अमीर पिता की कभी कभार की जाने वाली याद थी जिसने मेरे खुद के निगम के मालिक होने के विचार को जीवित रखा और मुझे एक अलग रास्ते पर रखा। जब मैं 15 या 16 साल का हुआ तो मुझे पता था कि मैं अपने शिक्षित पिता द्वारा सुझाए गए रास्ते पर नहीं चलूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैसे करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने अधिकांश सहपाठियों की दिशा में नहीं जाने का दृढ़ निश्चय किया था। उस निर्णय ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी संपत्ति कॉलम में प्रत्येक डॉलर एक महान कर्मचारी था जो अधिक कर्मचारियों को बनाने और बॉस के लिए एक नई पोश खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे 20 के दशक के मध्य तक मेरे अमीर पिता की सलाह मेरे लिए ज्यादा मायने रखने लगी थी। मैं मरीन कॉर्प से बाहर आया था और जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मैं बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन हर बार जब मैं अपने पेचेक को देखता तो मैं निराश हो जाता। कटौतियां इतनी बड़ी थीं और जितना ज्यादा मैं काम करता वे उतनी ही ज्यादा होती जाती। जैसे जैसे मैं ज्यादा सफल होता गया, मेरे बॉस प्रमोशन और वेतन वृद्धि के बारे में बात करने लगे। ये चापलूसी करने वाला था, लेकिन मैं अपने अमीर पिता को मेरे कान में पूछते हुए सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी रहते हुए मैंने अपना पहला निगम बनाया और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। मेरे पास पहले से ही संपत्ति कॉलम में कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैं इसे और बड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ था। उन पेचेक सभी कटौतियों के साथ मेरे अमीर पिता की सभी वर्षों की सलाह को पूरी तरह से समझ में आने लगे। अगर मैं अपने शिक्षित पिता की सलाह का पालन करता तो मैं भविष्य देख सकता था। कई नियोक्ताओं को लगता है कि अपने कर्मचारियों को अपने काम से मतलब रखने की सलाह देना व्यापार के लिए बुरा है, लेकिन मेरे लिए अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना और संपत्ति विकसित करना मुझे एक बेहतर कर्मचारी बनाता है, क्योंकि अब मेरे पास एक उद्देश्य था। मैं जल्दी आया और लगन से काम किया,
जितना संभव हो सके उतना पैसा इकट्ठा किया ताकि मैं रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में तेजी आने वाली थी और किस्मत बनाने की गुंजाइश थी। जितना अधिक मुझे एहसास हुआ कि हम तेजी के शुरुआती चरण में थे, उतनी ही अधिक जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। जितनी अधिक मैंने बेची, उतना अधिक पैसा मैंने कमाया और निश्चित रूप से मेरे वेतन से उतनी ही अधिक कटौती हुई। ये प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी के जाल से इतनी बुरी तरह से बाहर निकलना चाहता था कि मैंने और भी अधिक मेहनत की ताकि मैं अधिक निवेश कर सकूं। 1978 तक मैं लगातार कंपनी में शीर्ष 5 बिक्री लोगों में से एक था। मैं चूहे की दौड़ से बाहर निकलना चाहता था। 3 साल से भी कम समय में मैं अपनी रियल एस्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन में जेरोक्स से ज्यादा कमा रहा था और अपनी खुद की कॉर्पोरेशन में अपनी संपत्ति कॉलम में जो पैसा मैं कमा रहा था वो मेरे लिए काम करने वाला पैसा था, न कि मैं दरवाजे पर कॉपियर बेचकर धमाका कर रहा था। मेरे अमीर पिता की सलाह ज्यादा सार्थक थी। जल्द ही मेरी संपत्तियों से नकदी प्रवाह इतना मजबूत हो गया कि मेरी कंपनी ने मुझे मेरी पहली पोश खरीद कर दी। मेरे साथ ही जेरोक्स सेल्सपर्सन को लगा कि मैं अपना कमीशन खर्च कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपनी कमीशन को संपत्तियों में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा ज्यादा पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति कॉलम में हर डॉलर एक बेहतरीन कर्मचारी था जो ज्यादा कर्मचारी बनाने और बॉस के लिए कर पूर्व डॉलर से एक नई पोश खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मैंने जेरोक्स के लिए और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। योजना काम कर रही थी और मेरी पोश इसका सबूत थी। अपने अमीर पिता से सीखे गए सबक का उपयोग करके मैं कम उम्र में ही रैट रेस से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। यह उस मजबूत वित्तीय ज्ञान के कारण संभव हुआ जो मैंने अमीर पिता की शिक्षाओं के माध्यम से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धिमत्ता या वित्तीय आईक्यू कहता हूँ, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह बहुत कठिन होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में पढ़ाता हूं कि मैं अपना ज्ञान उनके साथ साझा कर सकूं। मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि वित्तीय आईक्यू 4 व्यापक विशेषज्ञता क्षेत्रों के ज्ञान से बना है। 1. लेखांकन। लेखांकन वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की क्षमता है। यदि आप एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। जितना अधिक पैसा आपके लिए जिम्मेदार है, उतनी ही अधिक सटीकता की आवश्यकता है या घर ढह जाएगा। ये बाएं मस्तिष्क का पक्ष है या विवरण। वित्तीय साक्षरता वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता है जो आपको किसी भी व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने की अनुमति देती है। 2. निवेश। निवेश पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। इसमें ऐसी रणनीतियां और सूत्र शामिल हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क पक्ष का उपयोग करते हैं। 3. बाजारों को समझना। बाजारों को समझना आपूर्ति और मांग का विज्ञान है। आपको निवेश के मौलिक या आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानना होगा जो भावनाओं से प्रेरित होते हैं। क्या कोई निवेश मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर समझ में आता है या नहीं? 4. कानून। लेखा, निवेश और बाजारों के तकनीकी कौशल से घिरा एक निगम विस्फोटक वृद्धि में योगदान दे सकता है। एक व्यक्ति जो निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले कर लाभों और सुरक्षा को समझता है, वो किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय के एकमात्र मालिक की तुलना में बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। ये किसी चलने वाले और किसी उड़ने वाले के बीच के अंतर जैसा है। जब दीर्घकालिक धन की बात आती है तो अंतर बहुत गहरा होता है। कर लाभ। एक निगम कई ऐसे काम कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता, जैसे करों का भुगतान करने से पहले खर्चों का भुगतान करना। यह विशेषज्ञता का एक संपूर्ण क्षेत्र है जो बहुत ही रोमांचक है। कर्मचारी कमाते हैं और कर चुकाते हैं, और जो बचता है उसी पर जीने की कोशिश करते हैं। एक निगम कमाता है, जो कुछ भी कर सकता है उसे खर्च करता है, और जो कुछ भी बचता है उस पर कर लगाया जाता है। ये सबसे बड़ी कानूनी कर खामियों में से एक है जिसका अमीर लोग उपयोग करते हैं। इन्हें स्थापित करना आसान है और अगर आपके पास ऐसे निवेश हैं जो अच्छा नकदी प्रवाह पैदा कर रहे हैं तो ये महंगे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अपने खुद के निगम के मालिक होने से आपकी छुट्टियां हवाई में बोर्ड मीटिंग की तरह हो सकती हैं। कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और स्वास्थ्य क्लब की सदस्यता कंपनी के खर्च हैं। अधिकांश रेस्तरां भोजन आंशिक खर्च हैं और इसी तरह। लेकिन ये कर पूर्व डॉलर के साथ कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम एक मुकदमेबाज समाज में रहते हैं।
हर कोई आपके काम का हिस्सा चाहता है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को लेनदारों से बचाने के लिए निगमों और ट्रस्टों जैसे साधनों का उपयोग करके अपनी अधिकांश संपत्ति छिपाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति पर मुकदमा करता है तो उसे अक्सर कानूनी सुरक्षा की परतें मिलती हैं और अक्सर पता चलता है कि अमीर व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन खुद के पास कुछ भी नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग सब कुछ अपने पास रखने की कोशिश करते हैं और इसे सरकार या साथ ही नागरिकों के हाथों खो देते हैं जो अमीरों पर मुकदमा करना पसंद करते हैं। उन्होंने इसे रॉबिन हुड की कहानी से सीखा, अमीरों से लो और गरीबों को दो। इस पुस्तक का उद्देश्य किसी निगम के मालिक होने की बारीकियों में जाना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह की वैध संपत्ति है तो मैं जल्द से जल्द निगम द्वारा दिए जाने वाले लाभों और सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने पर विचार करूंगा। इस विषय पर कई किताबें लिखी गई हैं जो लाभों का विवरण देंगी और यहां तक कि आपको निगम स्थापित करने के लिए आवश्यक चरणों से भी अवगत कराएंगी। निगमों पर गैरेट सटन की किताबें व्यक्तिगत निगमों की शक्ति के बारे में अद्भुत जानकारी प्रदान करती हैं। वित्तीय बुद्धि वास्तव में कई कौशल और प्रतिभाओं का तालमेल है। मैं कहूंगा कि यह ऊपर सूचीबद्ध 4 तकनीकी कौशलों का संयोजन है जो बुनियादी वित्तीय बुद्धिमत्ता बनाते हैं। यदि आप महान धन की आकांक्षा रखते हैं तो यह इन कौशलों का संयोजन है जो आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बहुत बढ़ाएगा। संक्षेप में, निगम के साथ व्यवसाय स्वामी 1 कमाएं, 2 खर्च करें, 3 करों का भुगतान करें। कर्मचारी जो निगम के लिए काम करते हैं 1 कमाते हैं, 2 करों का भुगतान करते हैं, 3 खर्च करते हैं। आपकी समग्र वित्तीय रणनीति के हिस्से के रूप में मेरा सुझाव है कि आप उन सुरक्षा के बारे में जानें जो कानूनी संस्थाएं व्यवसायों और परिसंपत्तियों के लिए प्रदान कर सकती हैं।